हेलो टू ऑल। जैसा आप लोगों को पता है कि हम केमिस्ट्री में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और फिजिकल केमिस्ट्री में एक टर्म यूज करते हैं, क्वांटिटेटिव एनालिसिस एंड क्वालिटेटिव एनालिसिस। तो जो क्वांटिटेटिव एनालिसिस है इसको हम मोल कॉन्सेप्ट या स्टोइकियोमेट्री के नाम से भी जानते हैं। इस टॉपिक में हम जो है क्वांटिटेटिव कैलकुलेशन करते हैं कि किसी कंपाउंड का कितना वेट होगा, प्रोडक्ट का कितना वेट होगा या कितना वॉल्यूम होगा। तो क्वांटिटेटिव एनालिसिस एक पार्ट होता है। सिमिलरली क्वालिटेटिव एनालिसिस में हम किसी सोल्ट को आइडेंटिफाई करते हैं, सोल्ट में किसी आयन को आइडेंटिफाई करते हैं कि कैटायन कौन सा है, एनायन कौन सा है। तो ये आप क्वालिटेटिव एनालिसिस में करते हो और आपको पता है कि जेई एडवांस में इससे रिलेटेड 2 से 3 क्वेश्चन जरूर आते हैं। जेई मेन में भी एक आध क्वेश्चन इसका आता है। तो एक पार्ट हम जिसमें फिजिकल और आप कह सकते हो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो कंपाउंड्स हैं उसका कैलकुलेशन हम फिजिकल के हेल्प से करते हैं और आइडेंटिफिकेशन करते हैं। सिमिलरली बहुत सारे लोग इस बात को इग्नोर करते हैं कि वहां तो ध्यान रहता है हमको, पर हम इस चीज को इग्नोर करते हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन हमारे सिलेबस में है। और हर साल इवन सीबीएसई में, जेई मेन में और जेई एडवांस में एक क्वेश्चन इससे रिलेटेड जरूर आता है। कई बार तो 2 क्वेश्चन भी आ गए हैं, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव एनालिसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो आज इसके बारे में थोड़ा सा हम डिस्कशन करते हैं। तो इसको भी 2 पार्ट में हम डिवाइड कर सकते हैं, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। तो पहले मैं आप लोगों के साथ में आज डिस्कस कर रहा हूं क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ कंपाउंड्स और एलिमेंट्स इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो डिफरेंट एलिमेंट्स को आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो 4 मेथड में आपके सामने रख रहा हूं यहाँ पे। तो जैसे पहला मेथड है लेबिक कंबशन। इसमें हम क्या करते हैं, किसी हाइड्रोकार्बन का मोलिकुलर वेट और फार्मूला कैलकुलेट कर सकते हैं इस मेथड से। इसमें हमको ये ध्यान रखना होता है कि हम जो हमारा हाइड्रोकार्बन है उस हाइड्रोकार्बन को हम बर्न करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, बट दिस ऑक्सीजन शुड बी फ्री फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड। ये आपको याद रखना है कि ऑक्सीजन शुड बी फ्री फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड। और कॉपर ऑक्साइड की हम प्रेजेंस लेते हैं। ये कॉपर ऑक्साइड एक्चुअली यहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट की तरह एक्ट करता है। कॉपर को रिड्यूस हो जाता है और कार्बन को और हाइड्रोजन को ऑक्सीडाइज कर देता है। तो इस पूरी प्रोसेस में क्या होता है, जब हाइड्रोकार्बन का हम कंबशन करते हैं ऑक्सीजन के साथ फ्री फ्रॉम CO2, तो प्रोडक्ट मिलता है हमको CO2 एंड वाटर। तो जो ये प्रोडक्ट है H2O एंड CO2, इसका एस्टिमेशन हम करते हैं, वाटर का एस्टिमेशन हम करते हैं विथ हेल्प ऑफ एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड। तो एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड का जितना वेट इंक्रीज होगा उससे हमको ये मालूम चल जाएगा कि यहाँ पर वाटर कितना बना होगा। तो अब आप इसको बैलेंस करके आप देख सकते हैं कि अगर यहाँ पर Y हाइड्रोजन है तो यहां पर आपका Y/2 H2O होगा। तो H2O के वेट से और हमने इनिशियली हाइड्रोकार्बन का कितना वेट लिया होगा उससे एक रिलेशन हमको आएगा। दूसरा जो CO2 है, इस CO2 को हम क्या करते हैं, इन प्रेजेंस ऑफ KOH वहां पर पास करते हैं। तो KOH कन्वर्ट हो जाएगा K2CO3 में। तो CO2 ने कितना KOH कंज्यूम किया है या KOH डालने की वजह से CO2 कितनी कंज्यूम हुई है, वो एक रिलेशन हमारे पास में और आ जाता है। तो यहां पर हमको पता है कि ये हमारे पास में XCO2 होगा, तो एक और रिलेशन आ जाएगा। तो एक और रिलेशन से हमको X और Y की वैल्यू आ जाएगी और इस तरीके से हम हाइड्रोकार्बन का फार्मूला निकाल पाएंगे और उसका मोलिकुलर वेट कैलकुलेट कर पाएंगे। तो ये एक क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन हो गया हाइड्रोकार्बन का। दूसरा एक और मेथड हम यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज ड्यूमास मेथड। ये हम नाइट्रोजन के एस्टिमेशन के लिए यूज करते हैं। रिमेंबर, ड्यूमास मेथड हम नाइट्रोजन के एस्टिमेशन के लिए यूज करते हैं। इस मेथड में हम क्या करते हैं कि इन प्रेजेंस ऑफ CO2, यहां पर CO2 की प्रेजेंस होती है, मतलब उसकी प्रेजेंस हो या ना हो में फर्क नहीं पड़ता क्योंकि हम कार्बन का एस्टिमेशन ही नहीं कर रहे। तो हाइड्रोकार्बन को या जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हमारे पास में है, क्योंकि हाइड्रोकार्बन के अलावा नाइट्रोजन भी होना चाहिए उसमें, तो जो भी कंपाउंड है उसको हम कॉपर ऑक्साइड की प्रेजेंस में हीट करते हैं। तो कॉपर ऑक्साइड की प्रेजेंस में हीट करने पर क्या होता है, जो कार्बन कंटेंट है वो CO2 के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, जो हाइड्रोजन कंटेंट है वो वाटर में कन्वर्ट हो जाता है रेड ऑक्सीडेशन के थ्रू। नाइट्रोजन जो कंटेंट है वो कॉपर ऑक्साइड से रिएक्शन करके पहले कोई नाइट्रोजन का ऑक्साइड बना सकता है, कुछ भी हो सकता है वो, N2O, NO, NO2। तो नाइट्रोजन का कोई ऑक्साइड बन सकता है, पर ये जो नाइट्रोजन का ऑक्साइड बनता है वो कॉपर से फिर से रिएक्शन करके नाइट्रोजन में कन्वर्ट हो जाता है। तो फाइनली जो फाइनल प्रोडक्ट बनता है यहाँ पर वो नाइट्रोजन है। तो हमें फाइनली इसमें नाइट्रोजन का एस्टिमेशन करना होता है। तो उसके लिए हम करते क्या है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको तो हम डिसॉल्व कर लेते हैं KOH में। तो कार्बन डाइऑक्साइड KOH में डिसॉल्व होकर लिक्विड में चली गई। रूम टेम्परेचर पे कैलकुलेट करते हैं तो वाटर वैसे ही कंडेंस हो जाता है, लिक्विड फॉर्म में होता है।
तो कंटेनर में खाली नाइट्रोजन गैस बची रहती है। तो कंटेनर में नाइट्रोजन गैस बची हुई है, कंटेनर का वॉल्यूम हमको पता है, कंटेनर का हमको टेम्परेचर पता है, प्रेशर हम कैलकुलेट कर लेते हैं। उस प्रेशर की हेल्प से यूजिंग आइडियल गैस इक्वेशन पीवी इज इक्वल टू एनआरटी वी कैन कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन का जो अमाउंट है वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं विथ हेल्प ऑफ दिस ड्यूमास मेथड। नाइट्रोजन को एस्टिमेट करने का एक तरीका हमारे पास में और है, दैट इज कॉल्ड एज कजेल-डहेल मेथड। इस कजेल-डहेल मेथड में हम क्या करते हैं, अगेन नाइट्रोजन का एस्टिमेशन करते हैं। तो जो भी हमारे पास में ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसको हम कंसंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में हीट करते हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है, जो कार्बन कंटेंट है वो CO2 में कन्वर्ट हो जाएगा, हाइड्रोजन कंटेंट H2O में कन्वर्ट हो जाएगा, H2SO4 SO2 में कन्वर्ट होता है, और जो नाइट्रोजन है वो अमोनिया के फॉर्म में बाहर निकलती है। तो इन दिस मेथड नाइट्रोजन अमोनिया के फॉर्म में एलिमिनेट होती है, और चूंकि H2SO4 ऑलरेडी वहां पर कंसंट्रेटेड है तो यहां से हमको अमोनियम सल्फेट मिल जाता है सॉल्यूशन में। अमोनियम सल्फेट सॉल्यूशन में मिल गया। इस अमोनियम सल्फेट सॉल्यूशन को हम NaOH की प्रेजेंस में हीट करते हैं, और जो अमोनिया गैस यहां से रिलीज होती है, इस अमोनिया गैस को हम किसी एसिड में, लाइक सपोज आप HCl एसिड ले सकते हो या H2SO4 ले सकते हो, इस HCl में पास कर देते हैं। और अब इस तरीके से अमोनिया HCl में होगी, और हमें पता था कि हमने कितना अमाउंट ऑफ HCl लिया है, तो इसका वॉल्यूम और इसकी मोलारिटी हमको पता होगी, यानी कि हमें इनिशियली ये पता है कि कितने मोल्स हमने HCl के लिए अब अमोनिया में डिसॉल्व कर ली, और इसको हम बैक टाइट्रेट कर लेते हैं। आई थिंक यू नो अंडरस्टैंड द टर्म बैक टाइट्रेशन। उस बैक टाइट्रेशन से हमको ये मालूम चल जाता है कि फाइनली कितना एसिड जो HCl होगा वो बचा हुआ रह जाएगा। तो टोटल अमाउंट ऑफ HCl हमको पता है, और टाइट्रेशन से हमको ये पता चल गया कि कितना HCl बचा हुआ है। उससे हमको ये मालूम चल जाएगा कि कितना HCl कंज्यूम हुआ। जितना HCl कंज्यूम हुआ उसके इक्विवेलेंट अमोनिया के इक्विवेलेंट के बराबर कर देंगे, और उससे हमको मालूम चल जाएगा नेट अमोनिया का वेट कितना है। अमोनिया के वेट से नाइट्रोजन का वेट ओरिजिनल ऑर्गेनिक कंपाउंड में हमको मालूम चल जाएगा, राइट। बट रिमेंबर, यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात याद करने की क्या है कि कुछ कंपाउंड ये टेस्ट नहीं दिखाते हैं, और एक दो बार ये क्वेश्चन जेईई मेन में आ चुका है, CBSE में भी आ चुका है कि कुछ कंपाउंड ये टेस्ट नहीं देते हैं। टेस्ट मींस ये आप कह सकते हैं कि ये एक्सपेरिमेंट नहीं दिखाते हैं। उनमें वो कौन से कंपाउंड है, अगर नाइट्रोजन किसी रिंग का पार्ट है, तो पर्टिकुलरली एरोमेटिक रिंग का, जैसे पायरोल ये टेस्ट नहीं दिखाएगा, पिरिडीन ये टेस्ट नहीं दिखाएगी। तो अगर नाइट्रोजन किसी रिंग का पार्ट है, एरोमेटिक रिंग का पार्ट है, तो ये टेस्ट नहीं दिखाते हैं। अगर किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में NO2 लगा हुआ है तभी तो NO2 टाइप के कंपाउंड भी ये टेस्ट नहीं दिखाते। जहां पर NO2 होगा तो NO2 की प्रेजेंस में ये टेस्ट नहीं होता। और एक तरह का कंपाउंड और है डाईएजो टाइप ऑफ कंपाउंड, जहां पर नाइट्रोजन आपके डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड हो, तो एजो कंपाउंड भी ये टेस्ट नहीं दिखाते। तो इन शॉर्ट आप ऐसे याद रख सकते हो, पायरोल, पिरिडीन, नाइट्रो कंपाउंड्स एंड एजो कंपाउंड, जहां पर नाइट्रोजन मल्टीपल बॉन्ड्स हैं, वो ये टेस्ट या ये मेथड शो नहीं करेंगे। इनसे हम नाइट्रोजन का एस्टिमेशन नहीं कर सकते, राइट। क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन में हम एक मेथड और यूज करते हैं, इसको केरियस मेथड बोलते हैं। इस केरियस मेथड में हम करते क्या है, इस केरियस मेथड में हम हेलोजन को आइडेंटिफाई करते हैं। तो हेलोजन को आइडेंटिफाई करने के लिए हम करते क्या है कि फ्यूमिंग HNO3 लेते हैं इन प्रेजेंस ऑफ AgNO3। तो यहां पर भी यही हो रहा है कि जो कार्बन कंटेंट है वो CO2 में कन्वर्ट हो जाएगा, जो हाइड्रोजन कंटेंट है वो H2O में कन्वर्ट हो जाएगा, अगर सल्फर वगैरह है तो वो H2SO4 में कन्वर्ट हो जाएंगे। बचा आपके पास में जो हेलोजन है वो इस AgNO3 के साथ रिएक्शन करके ये AgCl प्रेसिपिटेट करा देगा। तो इस AgCl का मतलब है AgCl भी हो सकता है, AgBr भी हो सकता है, AgI भी हो सकता है। तो इस प्रेसिपिटेट का वेट लेकर हम ये कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितनी हेलोजन वहां पर होगी। ये मोल कॉन्सेप्ट आप निकाल सकते हैं। तो विथ हेल्प ऑफ दीज 4 मेथड्स वी कैन डू क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन ऑफ, यू कैन से हेलोजन, वी कैन नाइट्रोजन एंड हाइड्रोकार्बन। अच्छा, हम लोग केरियस मेथड से सल्फर का भी एस्टिमेशन कर सकते हैं, बस थोड़ा चेंज ये होता है जब हम सल्फर का एस्टिमेशन करेंगे तब कि फ्यूमिंग HNO3 के साथ में इंस्टेड ऑफ AgNO3 वी विल यूज बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन।
AgNO3 की जगह बेरियम क्लोराइड का सोल्यूशन यूज करेंगे। इससे क्या होगा कि बेरियम क्लोराइड का सोल्यूशन यूज करने से जो यहाँ पर सल्फेट आयन बन रहे होंगे, तो वो सल्फेट आयन जो सल्फर ऑक्सीडाइज होकर सल्फेट में कन्वर्ट होगा, तो दैट सल्फर विल रिएक्ट विद बेरियम क्लोराइड, बेसिकली सल्फेट आप कह सकते हो, एंड इट विल प्रेसिपिटेट एज बेरियम सल्फेट। तो जैसे वहां पर सिल्वर हैलाइड प्रेसिपिटेट हो रही थी, वैसे ही यहाँ पर आपका बेरियम सल्फेट प्रेसिपिटेट होगा, और बेरियम सल्फेट की हेल्प से हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि सल्फर कितना होगा। तो दीज ऑल टेस्ट आर फॉर क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ एलिमेंट्स इन ऑर्गेनिक कंपाउंड। नाउ हम क्वालिटेटिव एनालिसिस भी यहां पर करते हैं एलिमेंट्स का, जहां पर हम केवल ये देखते हैं कि उनकी प्रेजेंस है या नहीं है, लाइक नाइट्रोजन का, हेलोजन का, सल्फर का। अगर इनका हमको ये एस्टिमेशन करना हो कि उनकी प्रेजेंस है या नहीं है, तो उसको हम फिर क्या बोलेंगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्वालिटेटिव एनालिसिस। तो ये भी हमारे सिलेबस में है क्वालिटेटिव एनालिसिस। तो हम अगर नाइट्रोजन का, सल्फर का या हेलोजेंस का प्रेजेंस हम फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम एक टेस्ट यूज करते हैं। दैट टेस्ट इज कॉल्ड एज लेसानेस टेस्ट, और इसको हम सोडियम एक्सट्रैक्ट भी बोलते हैं। तो सोडियम एक्सट्रैक्ट टेस्ट भी बोल सकते हैं। लेसानेस सॉल्यूशन को हम सोडियम एक्सट्रैक्ट भी बोलते हैं, तो इसको हम सोडियम एक्सट्रैक्ट टेस्ट भी बोल सकते हैं या लेसानेस टेस्ट भी बोल सकते हैं। करते क्या है इस टेस्ट में कि हम एक इग्निशन ट्यूब लेते हैं, जो टेस्ट ट्यूब से बहुत छोटी होती है। उस इग्निशन ट्यूब में सबसे पहले हम क्या करते हैं, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड लेते हैं जिसका हमें टेस्ट करना है इन एलिमेंट्स के लिए। तो अगर वो लिक्विड है तो हम एक कोशिश करते हैं कि उसमें एक फ्रेशली कट छोटा सा सोडियम का पीस डालते हैं, लेकिन सीधा कांटेक्ट में नहीं लाते हैं। हम सीधा कांटेक्ट में नहीं लाने का लॉजिक ये है कि रिएक्शन बहुत ज्यादा फास्ट भी हो सकती है। तो सपोज ऑर्गेनिक कंपाउंड यहाँ पे है, तो सोडियम का पीस हम यहाँ पे रखते हैं और जेंटली इसको थोड़ा हीट करते हैं, ताकि ये सोडियम धीरे धीरे मेल्ट होके जाए। अदरवाइज रिएक्शन बहुत एक्सोथर्मिक हो सकती है, सोडियम पीस निकल कर आपके आईज में भी जा सकता है। तो जेंटली हीट करते हैं, सोडियम मेल्ट होके इस ऑर्गेनिक कंपाउंड से रिएक्शन करेगा। फिर जैसे ये कंप्लीटली मेल्ट हो जाता है, इसको हम रेड हीट करते हैं इस इग्निशन ट्यूब को, ताकि पूरी रिएक्शन यहाँ पे कंप्लीट हो जाए। और जब कंप्लीटली ये रेड हॉट हो जाती है ट्यूब, तो फिर इसको हम पोर्सलिन डिस्क में, जिसमें कि हमारे पास 15-20 ml वाटर होगा, उसमें हम इसको ले जाके छोड़ देते हैं। तो वहां पर ये टूट जाएगी और इसका सारा जो कंटेंट है वो इस पोर्सलिन डिस्क में आ जाएगा। फिर यहाँ पे जितना भी हमारे पास सॉल्यूशन में कंटेंट है, इसको हम 5 to 10 मिनट बॉईल करते हैं और बॉईल करके फिल्टर कर लेते हैं। तो ये जो फिल्ट्रेट है, दिस फिल्ट्रेट इज कॉल्ड एज सोडियम एक्सट्रैक्ट और लेसानेस सॉल्यूशन। इस पूरी प्रोसेस में होता क्या है कि अगर वहां पर सोडियम, कार्बन और नाइट्रोजन कंटेंट्स होंगे, मतलब यहाँ पर ओवरऑल ये हो रहा है कि सारा जो कार्बन है वो कार्बन के हाइड्रोजन बाहर निकल के वाटर के फॉर्म में चला गया, कार्बन रह गया। तो सोडियम, कार्बन और नाइट्रोजन ये तीनों मिलकर सोडियम साइनाइड बना लेंगे। अगर आपके पास में सल्फर है, तो सल्फर और कार्बन के बीच कोई कंपाउंड नहीं मिलता, तो सल्फर सोडियम के साथ रिएक्शन करके सल्फाइड बना लेगा। अगर सल्फर के साथ में नाइट्रोजन भी है, तो फिर यहां पर सोडियम थायोसाइनेट बनता है, NaHCN। और अगर खाली हेलोजन है, तो जैसे अगर मानते खाली क्लोरीन है, तो सोडियम क्लोराइड, सोडियम ब्रोमाइड, सोडियम आयोडाइड, इस तरह के कंपाउंड मिल जाएंगे आपको। तो अब ये सारे कंपाउंड आपको सॉल्यूशन में मिल गए आपको। तो ये लेसानेस सॉल्यूशन में से इनमें से कोई भी एक हो सकता है, या हो सकता है कोई भी ना हो। कोई भी नहीं होगा तो इनका कोई टेस्ट आएगा ही नहीं। तो सपोज हमें ऐसे केस में नाइट्रोजन का टेस्ट करना है। सबसे पहले नाइट्रोजन की प्रेजेंस को आइडेंटिफाई करना है कि नाइट्रोजन प्रेजेंट है या नहीं है। तो हम करेंगे क्या, ये सोडियम साइनाइड जो सॉल्यूशन है, एक पार्ट लें हम लेसानेस सॉल्यूशन का जिसमें सोडियम साइनाइड होगा, उसको हम डाल दें फ्रेशली प्रिपेयर्ड फेरस सल्फेट सॉल्यूशन में कुछ डाइल्यूट H2SO4 के साथ, और थोड़ा वार्म करें। तो वार्म करने से क्या होगा कि हमने पोटेशियम फेरोसाइनाइड नाम सुना है, तो उसी तरह से सोडियम फेरोसाइनाइड यहाँ पे बन सकता है। तो Fe2+ + 6Cn- ये फेरोसाइनाइड आयन बना लेंगे। तो अब ये फेरोसाइनाइड आयन बन गया, और साथ साथ में चूंकि डाइल्यूट H2SO4 की प्रेजेंस में फेरस ले रहे हैं, तो कुछ वो फेरिक में भी कन्वर्ट हो जाएगा। और ये आप क्वालिटेटिव एनालिसिस में जानते हो कि जो फेरिक आयन है वो फेरोसाइनाइड आयन के साथ रिएक्शन करके
एक ब्लू कलर का प्रेसिपिटेट बना लेते हैं जिसको प्रूशियन ब्लू भी प्रेसिपिटेट भी बोलते हैं, तो वो एक प्रेसिपिटेट यहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो कहने का मतलब है कि सोडियम एक्सट्रैक्ट प्लस फ्रेशली प्रिपेयर्ड फेरस सल्फेट सॉल्यूशन डाइल्यूट H2SO4 जेंटल हीट, और अगर हमको ब्लू पीपीटी आ रहा है तो हमें नाइट्रोजन की प्रेजेंस यहाँ पर मालूम चल रही है। बट रिमेंबर, नाइट्रोजन अलोन नहीं मालूम चल रहा, नाइट्रोजन कार्बन के साथ मालूम चल रहा है। तो अगर आपके अमोनिया कहीं पर रिलीज हो रही होती या मान लेते हैं हाइड्रोजन कहीं पर रिलीज हो रही होती तो फिर ये टेस्ट नहीं आता। तो ये टेस्ट आने के लिए जरूरी है कि आपके पास में कार्बन के साथ नाइट्रोजन हो। सल्फाइड के लिए बहुत आसान है, जो आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्वालिटेटिव एनालिसिस में करते हो, सोडियम नाइट्रोक्साइड टेस्ट कर सकते हो जिसके साथ वायलेट कलर का कॉम्प्लेक्स आता है सल्फाइड में, या आप सल्फाइड को बहुत सारे डिफरेंट कलर के सल्फाइड का कलर आपको पता है, कैडमियम सल्फाइड येलो होता है, लेड एसिड डाल दो ब्लैक पीपीटी आएगा, AgNO3 डाल दो Ag2S का ब्लैक पीपीटी आएगा। तो सल्फाइड की ऑलरेडी बहुत सारे टेस्ट हमें पता है। सोडियम थायोसाइनेट के लिए, थायोसाइनेट का एक जो टिपिकल एग्जांपल है Fe3+ के साथ में, वो आपको पता है कि ब्लड रेड कलर का सोल्यूशन बनता है आयरन का, वो आप कर सकते हो। या कोबाल्ट नाइट्रेट अगर आप डालोगे तो थायोसाइनेट के साथ में कोबाल्ट जो है ब्लू कलर का सोल्यूशन बनाता है। तो थायोसाइनेट वो इनऑर्गेनिक वाली टेस्ट है बेसिकली। तो आपको ये पता होना चाहिए कि सोडियम एक्सट्रैक्ट क्या होता है, बाकी टेस्ट इनऑर्गेनिक ही है। हैलाइड्स के लिए भी ऐसा ही है, अगर आप क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड ये आप करोगे तो वही जो क्लोराइड और ब्रोमाइड आयोडाइड की टेस्ट है आप AgNO3 के साथ में कर सकते हो, क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट कर सकते हो। वो सारी टेस्ट जो आप इनऑर्गेनिक में करते हो वही टेस्ट यहाँ पर करते हैं। तो ये एक एलिमेंटल एनालिसिस है यहाँ पे। इसके अलावा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कुछ पोर्शन और है जहां पर हम फंक्शनल ग्रुप का टेस्ट करते हैं, और साथ साथ में एक और पार्ट आता है सेपरेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विथ हेल्प ऑफ ए सॉल्वेंट। एक सॉल्वेंट की हेल्प से हम दो ऑर्गेनिक कंपाउंड का सेपरेशन कैसे कर सकते हैं, इसको मैं एक अलग वीडियो में अलग सेशन से लूंगा। तब तक आप इतना लर्न करिए। बेस्ट ऑफ